नमस्कार साथियों मित्रों, हम लोग देख रहे थे घटना चक्र की जीएस दृष्टि, जो कि सामान्य अध्ययन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें साइंस हम लोग देख रहे थे। और साइंस का हम लोगों ने लगभग सभी लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और सिर्फ ये बचा है केमिस्ट्री का एक पार्ट। तो हम लोग ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए आज इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं। आगामी परीक्षा के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चूँकि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसलिए आप लोग इसे ले लीजिए और जो जो इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ उसे आप अंडरलाइन करते हुए और उसको याद रिमेंबर करने का प्रयास कीजिए। और बहुत प्रेशर लेके किसी चीज़ को याद नहीं किया जाता, बस आप बार बार उसे देखिए और ध्यान में रखिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और आज के चैप्टर में वैसे देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग यहाँ तक देखे थे, अब अमोनिया से शुरू करते हैं। अमोनिया जिसका फार्मूला होता है NH3, याद रखें, भूलें ना। अन्य नाम क्या है? नाइट्रोसिल एवं वेपोरोल इसका अन्य नाम है। इसकी विशेषताएं क्या है? तीखी गंधहीन गैस है, तीखी गंधहीन, रंगहीन होती है, जल में अत्यधिक विलेय होती है, जल में घुल जाती है। हिमांक इसका क्या है? हिमांक मतलब जो जिस टेम्परेचर पे ये जमता है 198.4 केल्विन पे। और क्वथनांक, क्वथनांक मतलब ऐसा पॉइंट जिस पे ये बॉयल करने लगता है, उबलने लगता है, उसे क्वथनांक बोलते हैं। तो ये 239.7 केल्विन पे ये उबलने लगता है, इसका क्वथनांक है। उपयोग इसका देख लेते हैं, चूंकि उपयोग से ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजनी उर्वरकों तथा अमोनियम नाइट्रेट में इसका उपयोग होता है। यूरिया, अमोनिया फास्फेट तथा अमोनियम सल्फेट का उत्पादन होता है। आंसू गैस के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है अमोनिया का। आइए अब आगे देखते हैं। अब आंसू गैस के बारे में देख लेते हैं, चूंकि यहीं पे आ गया है तो फिर इसके बारे में भी डिटेल हम लोग पढ़ लेते हैं। इसका उपयोग अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए, आप लोगों ने देखा होगा कि जब जहाँ ज़्यादा भीड़ हो जाती है और वो सुनती नहीं तो वहाँ आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। इससे होता क्या है कि आंस लगातार गिरने लगती है आंखों से और बर्दाश्त के बाहर होती है और सब भागने का प्रयास करते हैं। आंसू गैस का प्रभाव क्या होता है? आंखों में जलन होती है, आंसू टपकना इससे शुरू हो जाते हैं। प्रमुख आंसू गैस कौन कौन से हैं? तो अल्फा क्लोरो एसीटोफिनाल, जिसका फार्मूला आप देख सकते हैं, ये है। तो आप इसका नाम याद रखें, अल्फा क्लोरो एसीटोफिनाल। और एक्रेलिन C3H4O और क्लोरोपिक्रीन, ये 3 प्रकार के आंसू गैस हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्लोरीन के बारे में। हम लोग क्लोरीन के बारे में देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक इसका 17 है। खोजकर्ता कार्ल विल्हेम सिले 1774 ईस्वी में किए थे। HCl पर मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की अभिक्रिया के द्वारा ये खोजा गया था। वायु से 2.5 गुना भारी होता है, क्लोरीन भारी होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखें। नामकरण ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री विले के द्वारा किया गया है। उपयोग देख लेते हैं। काष्ठ लुगदी के उत्पादन में, काष्ठ लुगदी के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। कपास तथा वस्त्रों के विरंजन में, सोने तथा प्लेटिनम के निष्कर्षण में, CHCl व DDT आदि उत्पादों के उत्पादन में होता है। पेयजल को जीवाणु रहित करने में, आप देख रहे हैं ना, पेयजल को ये स्वच्छ बनाने में काम किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे याद रखें। उपयोग तो लगभग सभी इंपॉर्टेंट ही हैं, आप देखते रहें। फास्जीन जो है COCl2 आंसू गैस, CCl3 एवं मस्टर्ड गैस जैसी विषैली गैसों के उत्पादन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का। आइए अब आगे देखते हैं। नाइट्रोजन के अम्ल, एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कौन कौन से एसिड्स हैं? नाइट्रोजन के ऑक्सो अम्ल, जो ऑक्सो अम्ल है मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन लगा हो उसे ऑक्सो बोलते हैं। हाइपोनाइट्रस ऑक्साइड H2N2O, ये होता है। नाइट्रस ऑक्साइड HNO2, आप लोगों को पता ही होगा, अभी आगे हम लोग देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 रंगहीन एवं प्रबल अम्ल है। उपयोग इसका क्या है? अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करना, विस्फोटकों के निर्माण हेतु नाइट्रेटों का संश्लेषण करते हैं। आइए कुछ विविध में देख लेते हैं। विविध में क्या है? कीटभक्षी पौधा। हाँ, नाइट्रोजन की बात हो रही तो कीटभक्षी पौधे की बात होना वाजिब ही है। देख लेते हैं इसमें क्या है। ऐसी भूमि में जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो वहाँ ये उगते हैं, कीटभक्षी पौधा, आप लोगों ने देखा होगा। दार्जिलिंग, नैनीताल, कश्मीर आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कीट भक्षण का कारण क्या होता है?
वृद्धि हेतु आवश्यक नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों को मारकर अपने शरीर के लिए नाइट्रोजन प्राप्त करना इनका प्रमुख कार्य है। उनके शरीर से, कीटों के शरीर से नाइट्रोजन ये प्राप्त करते हैं और नाइट्रोजन का अभाव होता है जिस जमीन में ये पाए जाते हैं, इसीलिए ये होते हैं। आया हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि ये कीट क्यों खाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगी, जैसे मक्खी या कीट आएंगे, ये खुले रहते हैं, इस पे बैठेंगे और ये ढक्कन बंद, और सडनली बंद होने के बाद उसको खा जाते हैं। ये ऐसे होते हैं कीट भक्षी पौधे। आइए अब आगे देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हास्य गैस, लाफिंग गैस, अभी हमने बोला आप लोगों को, आप लोग देख लीजिए कौन सा है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, विशेष रिमेंबर रखें, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है फार्मूला N2O। नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्रयोग होता है शल्य क्रिया के समय निश्चेतक के रूप में। आप देख रहे हैं ना, निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब निश्चेतक मतलब बेहोश करने में। ट्यूबलाइट में भरी जाने वाली गैस कौन सी है, नियान और पारद वाष्प, ये ट्यूबलाइट में भरी जाती है। आंसू गैस में प्रयुक्त होते हैं अमोनियम गैस, कौन सा, NH3 आंसू गैस में प्रयोग होता है। आइए अब देख लेते हैं अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में। तो अम्ल जिसे एसिड बोलते हैं, शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। एसियर का अर्थ है खट्टा, खट्टे से अम्ल की उत्पत्ति हुई। प्रबलता H+ आयन की संख्या पर निर्भर करता है। pH मान 7 से कम होता है, 7 से कम। आप देख रहे हैं ना, जैसे pH स्केल है, ये 1 से शुरू होगा और 14 तक जाता है। अगर 7 जो है इसका बीच न्यूट्रल इकाई होती है, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो उसे क्षार बोलेंगे, क्षारीय हो जाता है। तो आइए देखते हैं आगे। प्राकृतिक स्रोत दही में, नींबू के रस और सिरका आदि में ये पाए जाते हैं। अब आइए उसके बाद देखते हैं क्षार, जो बेस होता है, जिसे इंग्लिश में बेस बोलते हैं। सौंफ, देख रहे हैं सौंफ का फिगर भी बना है। स्वाद में कड़वे तथा स्पर्श करने पर साबुन की भांति लगने वाले पदार्थ होते हैं, स्वाद में ये कड़वे होते हैं। क्षार जल में घुलनशील क्षारक क्षार कहलाते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं, किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। प्रबलता OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करते हैं और pH मान 7 से अधिक होता है। उदाहरण, साबुन, चूने का पानी आदि जो है ये बेस में आते हैं, जिसे हम क्षार बोलते हैं। आइए अब नेक्स्ट देख लेंगे एसिड, एसिड और बेस। एसिड में क्या है, प्रबल अम्ल होते हैं, कौन कौन से, HCl, H2SO4, HNO3। और दुर्बल कौन कौन से होते हैं, CH3, COOH और H2CO3। और प्रबल क्षार कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस। और दुर्बल क्षार में NH4OH होता है बेस में। आइए अब आगे देख लेते हैं लिटमस पेपर। खूब प्रश्न आए हैं इस पे, अच्छे खासे प्रश्न आए हैं। लिटमस पेपर नीला हो रहा है, कभी रेड हो रहा है, तो क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कैसे हो रहा है, आइए उसी के बारे में देखते हैं। एसिड और बेस। एसिड में लिटमस पेपर डालने पर ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, मतलब नीला जो लिटमस पेपर है वो रेड कलर का हो जाता है। और बेस में अगर डालेंगे तो लाल लिटमस है तो वो नीला हो जाएगा। विशेषताएं, प्राकृतिक सूचक या रंजक होती हैं। परिवर्तन, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है अम्ल में। अगर नीला लिटमस लाल हो जा रहा है तो इसका मतलब वो अम्ल है। लाल लिटमस पेपर नीला हो जाता है, इसका मतलब वो क्षार है। रंग, आसुत जल में माव, नील सोंड, अम्लीय विलयन में लाल, क्षारीय विलयन में नीला, ये इसके रंग होते हैं। स्रोत, लाइकेन, शैवाल जो है, लाइकेन आप लोगों को पता है ये टेम्परेचर के बारे में जानकारी भी देता है, टेम्परेचर के बोल रहे हैं वो वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी भी देता है जहाँ रहता है, तो वो सूचक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइकेन के बारे में कई बार प्रश्न आया है, हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। विलयन एवं कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। उदासीन विलयन, ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं, ये उदासीन विलयन होते हैं, मतलब वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये न्यूट्रल होते हैं। आइए अब देखते हैं अम्लीय प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। अम्ल और स्रोत, एसिटिक एसिड, काफ़ी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पेज का मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, सिरका में, एकदम याद रखें। एसिटिक एसिड। फार्मिक एसिड, चींटी का अंडा, इसको याद करने के लिए ऐसे सोच लें, फार्म में क्या होती है, चींटी होती है। फार्म, घर से दूर फार्म बनाते हैं ना, वहाँ को समझ लो खूब चींटी होती है। और साइट्रिक एसिड,
साइट्रिक एसिड नींबू कुल साइट्रस फैमिली के फल में। आप नींबू वाले जितने फल होते हैं नींबू के जैसे, जैसे संतरा हुआ, मौसम्मी हुई, ये सब वगैरह वगैरह में साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होगा। लैक्टिक अम्ल दही में लैक्टिक अम्ल इंपॉर्टेंट है। आगजैलिक अम्ल पालक और टमाटर में। आगजैलिक, आग जैसा लगने वाला समझ लीजिए, ये टमाटर में और पालक में भी ये पाया जाता है आगजैलिक। स्कार्बिक एसिड आप देख रहे हैं आंवला और साइट्रस फल में, मतलब खट्टे फल, जो खट्टे फल होते हैं आंवला में स्कार्बिक एसिड पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। टार्टेरिक एसिड इमली, अंगूर व कच्चे आम में पाए जाते हैं। टार्टेरिक एसिड इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये पूरा का पूरा एकदम बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम बार बार पढ़ के रट जाएं। क्षारीय स्रोत, अब क्षारीय देख लेते हैं कौन कौन सा है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चूने के पानी में मिलता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की का कांच साफ करने हेतु प्रयुक्त मार्जक है, खिड़की का कांच साफ करता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये साबुन होता है, साबुन को सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन, आप समझ लीजिए। फिर आगे चलिए, अम्ल क्षार सूचक, अम्ल और क्षार का सूचक क्या है। सूचक का नाम और अम्ल क्षार का रंग जो है, रंग परिवर्तन, क्षार का रंग परिवर्तन और अम्ल का रंग परिवर्तन। पहला नीला लिटमस पेपर है, अगर अम्ल में जाएगा तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा, और क्षार में जाएगा तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लाल लिटमस पेपर अम्ल के साथ रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और क्षार के साथ नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगा। हल्दी जो है वो अम्ल में कोई परिवर्तन नहीं और क्षार में लाल रंग में परिवर्तित। और मिथाइल ऑरेंज ये अम्ल के साथ लाल रंग में परिवर्तित और क्षार में पीले रंग में परिवर्तित। और फिनोप्थिलीन कोई परिवर्तन नहीं होता अम्ल के साथ, क्षार के साथ गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो ये बस एक बार देख लें, ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऊपर के दो बनते हैं, 2-3 बस, उससे ज़्यादा भी नहीं बनते, बाकी आप देख लीजिए हल्का फुल्का, पहले बनते थे, इस समय तो नहीं आ रहे हैं ट्रेंड में। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अब ये क्या है, परिभाषा, किसी अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण, जल और वाष्प बनता है। उत्पादन क्या होता है, यही तीनों होंगे, लवण, जल और उष्मा, वाष्प बोल रहे हैं, उष्मा सॉरी। उसके बाद लवण के प्रकार देख लेते हैं। उदासीन लवण प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार के साथ अगर बनेंगे तो वो उदासीन लवण बनेंगे, जिनका पीएच मान 7 होगा, आपको पता है ना, 7 एकदम उदासीन होगा, न्यूट्रल होगा। उदाहरण के लिए NaCl, CaSO4। अब प्रबल अम्ल आप लोगों को पता है जो क्लोरीन है, और प्रबल क्षार जो है वो Na है। अब दोनों के बीच में जब वो बॉन्ड बनाएंगे तो ये एकदम न्यूट्रल हो जाएंगे। ऐसे ही अम्लीय लवण में होता है, प्रबल और अम्ल और दुर्बल क्षार अगर होगा तो पीएच मान 7 से कम हो जाएगा। और उदाहरण NH4Cl और NH4NO3। और क्षारीय लवण क्या है, प्रबल क्षार प्लस दुर्बल क्षार अम्ल जो है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारीय में 7 से अधिक, अम्लीय में 7 से कम। उदाहरण CaCO3, CH3, COO, Na मतलब सोडियम। आइए अब कुछ फैक्ट देख लेते हैं। साधारण नमक बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोगों को बताना कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, याद रखिए, एकदम विशेष याद रखिए, भूलिएगा मत। एंटासिड होते हैं, क्या होते हैं, भस्म होते हैं। एक्वारेजिया कई बार मिला होगा, एक्वारेजिया बनता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। क्या बनता है, एक्वारेजिया। आयोडीकृत लवण में रहता है, पोटेशियम आयोडाइड रहता है आयोडीकृत लवण में, आयोडीकृत लवण मतलब नमक में। चूने के पानी में CO2 प्रवाहित करने पर उसका रंग हो जाता है दुधिया। किसमें, चूने के पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाएगा तो दुधिया हो जाएगा। नीला थोथा रासायनिक रूप है किसका, CuSO4 5H2O, याद रखें, नीला थोथा, उसका रासायनिक सूत्र ये रहा, CuSO4 5H2O। आइए अब आगे देख लेते हैं। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन कौन कौन से हैं, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन लगे हों, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं, विशेषताएं क्या होती है, कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं। मुख्य स्रोत कोल तथा पेट्रोलियम होता है। प्रकार क्या है, संतृप्त
हाइड्रोकार्बन्स, एकल कार्बन, कार्बन आबंध, उदाहरण एल्फेन, एल्केन, एल्केन जो है इसके उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन के। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, बहुल कार्बन, कार्बन आबंध जो है इसमें लगा रहता है, उदाहरण एल्कीन तथा एल्काइन होते हैं। और चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स ये कौन होते हैं? कार्बन परमाणुओं की समवृत्त श्रृंखला या वलय, उदाहरण साइक्लोएल्केन होते हैं। इतना डिटेल में तो प्रश्न नहीं बनते हैं फिर भी, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। अभी आगे इसके जो उपयोग होंगे और हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं उसके ऊपर प्रश्न बने हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, विशिष्ट गंध वाले हाइड्रोकार्बन्स, उदाहरण बेंजीन, टालुइन एवं नेप्थिलीन, जिसमें गंध होती है उन्हें एरोमेटिक बोलते हैं। उपयोग, बहुलकों का निर्माण, बहुलक मतलब क्या हुए? बहुलक मतलब हुए पॉलीमर। पॉलीमर जैसे क्या है? पॉलीमर हम लोगों को क्या है? पॉलीथीन, पीवीसी पाइप, ये सब देख रहे हैं ना, ये पॉलीमर है। तो ये बहुलकों का निर्माण इसी से होता है। पेंट में विलायक के रूप में, पेंट में मिलाने के रूप में ये विलायक के रूप में प्रयोग होते हैं। रंजकों का निर्माण होता है। औषधियों का निर्माण हाइड्रोकार्बन से होता है। अब आइए देख लेते हैं कुछ हाइड्रोकार्बन कौन से हैं। एल्केन, एल्केन क्या है? जिस परिभाषा इसकी, कार्बन कार्बन एकल आबंध युक्त संतृप्त विवृत श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। कार्बन कार्बन जो है वो संतृप्त होते हैं। सरलतम एल्केन कौन सा है? मीथेन है, CH4। आप लोगों को पता होगा मीथेन मतलब जैसे C के ऊपर 4 बॉन्डिंग होती है और चारों बॉन्डिंग हाइड्रोजन से हुई है। अब यही हो गया मीथेन, मीथेन का सूत्र। तो एक आप देख रहे हैं 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन लगे हैं, तो इसी से बना है, ये है मीथेन। अन्य नाम क्या है? पैराफिन, पैराफिन, पैराफिन बोलते हैं। पैरम मतलब कम, एफ्रीन मतलब क्रियाशील, कम क्रियाशील होता है। गुणधर्म क्या है? अध्रुवीय यौगिक है, दुर्बल वाडर वाल्स बल से आबद्ध होता है। भौतिक अवस्था इसमें क्या है? C1 से C4 तक गैस, C5 से C17 तक द्रव्य और C18 वह सबसे अधिक ठोस होता है। अम्ल, क्षार, ऑक्सीकारक एवं अपचायक पदार्थों के प्रति एल्केन सामान्यतः निष्क्रिय होते हैं। आइए अब आगे देखते हैं एथिलीन के बारे में। कई बार पढ़े होंगे, इसका सूत्र देख लीजिए, C2H4, C2H4। अब इसकी बॉन्डिंग आप देखना चाहें तो जैसे देख लीजिए, कार्बन कार्बन H4 है, मतलब 2 बॉन्डिंग हाइड्रोजन की इस पे होगी और 2 बॉन्डिंग इस पे होगी हाइड्रोजन की। अब बचा, अब दोनों के पास 2-2 बॉन्डिंग बचा, दोनों आपस में शेयर कर लिए, ये हो गया CH4 का फार्मूला। अब इसको देख लेते हैं संश्लेषण कैसे होता है इसका। C2H5OH एथिल एल्कोहल को H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाएगा तो एथिलीन बनेगा, C2H4 + H2O, और साथ में पानी भी निकलेगा। गुण, रंगहीन, मीठा गंध, जल में अम्ल विलेय, सूंघने पर बेहोश, इसकी गुण है, इसके गुण हैं। गुण भार, अणुभार जो है 28 है। क्वथनांक इसका जो है 105 डिग्री सेल्सियस है। उपयोग, फलों को कृत्रिम विधि से पकाने के लिए, बेहद मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। एथिलीन कृत्रिम विधि से पकाने के लिए, फल को तोड़ के लाते हैं हम लोग, उसको रखते हैं, उसको रख के पेपर वेपर से, मान लो ये फल है, टोकरी में ला के रखेंगे, पेपर वेपर लगा के इसको ऊपर ढकेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि अब इसमें 2 विधि यूज की जाती है। या तो आप एथिलीन डायरेक्ट लाइए, इसी में रख दीजिए, आप पैकेट खोल के, ये फल पक जाएंगे। या तो एथिलीन को आप लेके वाटर में घोल दीजिए, घोल के उसी में फल को धुल दीजिए, धुलने के बाद फिर उसको रख दीजिए, फिर उसको ढक के रख देंगे तो फल ऑटोमेटिक कुछ दिन में ही पक जाएंगे। यही प्रयोग होता है। अब उसके बाद निश्चेतक, निश्चेतक मतलब आप लोग समझते ही हैं, अभी आपको बताया बेहोश करने के रूप में। पॉलीथीन निर्माण में बताया अभी आपको, मस्टर्ड गैस के निर्माण में इसका उपयोग होता है। अब अल्कीन देख लेते हैं। अल्कीन्स क्या है? परिभाषा, एलिफैटिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिसमें एक कार्बन कार्बन युग्म बांध उपस्थित होते हैं। कौन से? कार्बन कार्बन युग्म बांड, दोनों आप देख रहे हैं ना, 2 कार्बन के बीच में डबल बांड अगर लगे हैं तो एथिलीन्स होंगे। अन्य नाम क्या है? एलिफीन, एलिफीन्स। सामान्य सूत्र CnH2 का होल n, मतलब जितने कार्बन होंगे उतने
इंटू एन यहाँ लग जाएंगे। सरलतम एल्कीन क्या है? C2H4 है। मुख्य एल्कीन क्या है? C2H4 एथिलीन जो है, और C3H6 प्रोपेलीन के नाम से जाना जाता है। आइए अब देख लेते हैं अल्काइंस। अल्काइंस जो है इसकी परिभाषा, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, उन्हें अल्काइंस बोलते हैं। अन्य नाम क्या है? एसिटिलीन। और सामान्य सूत्र क्या है? CnH2n-2 है। सरलतम एल्काइन कौन सा है? एथाइन। एथाइन बोलते हैं इसे। देख रहे हैं H2C2 है, C2H2 या तो इसे बोल सकते हैं। ये क्या है? एथाइन है। अब एसिटिलीन देख लेते हैं। एसिटिलीन विश्लेषण CaC2 प्लस 2H2O के साथ अब क्रिया करने पर HC मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं, प्लस CaOH का होल ट्वाइस रिलीज होता है। गुण क्या है? रंगहीन, गंधहीन, जल में अल्प विलेय और वायु से हल्के होते हैं। संपीडित एसिटिलीन होता है, भयंकर विस्फोट होता है इनके उपयोग में, इन सबको मिलाने से। उपयोग, कार्बाइड लैंपों में प्रदीपक गैस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन ब्लो पाइप में धातुओं के वेल्डिंग व उन्हें काटने के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो उपयोग इनका इंपॉर्टेंट है, उपयोग याद रखें, बाकी वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फिर बेंजीन देखते हैं। बेंजीन आप लोगों को पता ही होगा। बेंजीन का अगर फार्मूला ये देखें, उसका फिगर तो ये होता है, जितने कोण बने हैं उतने कार्बन लगे हैं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और ये एक एक छोड़ के 3 बॉन्ड लगे होते हैं। ये होता है बेंजीन। आप देख रहे होंगे इसी से मैक्सिमम बनाए जाते हैं। खोजकर्ता माइकल फैराडे थे। 1825 में नामकरण मिटशर्ले द्वारा दिया गया। गुणसूत्र C6H6 होता है। बेंजीन की संरचना की खोज फ्रेडरिक ऑगस्ट कुकुले द्वारा किया गया था 1825 में। बेंजीन की खोज कैसे हुई थी, ये भी अपने आप में एक स्टोरी बड़ी अच्छी है। आप समझ लीजिए कि जब इसका स्ट्रक्चर चूंकि लैब में बन गया था, अब सब लोग सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि आखिर इसका स्ट्रक्चर है कैसे, क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रांग था, ऐसे था। अब बहुत प्रयास किए गए, बहुत स्ट्रक्चर बनाए गए, बार बार मैप पे उसको बनाया जा रहा है। चूंकि आप समझ सकते हैं केमिस्ट्री जो है वो रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन उसके कुछ फिगर दिखते नहीं। आप माइक्रोस्कोप से देखिए चाहे जैसे देखिए, कुछ दिखेंगे नहीं, सब नॉर्मल ही रहते हैं। तो अब उसको बार बार सब लोग फिगर बनाने के लिए तरह तरह की थियरी आ रही थी कि इसके फिगर ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। लेकिन जब लास्ट में ये जो हमारे वैज्ञानिक थे कुकुले जी, इनको क्या हुआ कि ये भी कई फिगर बना चुके थे, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि नहीं ये फिगर है। वो दुर्बल रहता था, कमजोर रहता था। लेकिन बेंजीन अपने आप में काफी स्ट्रांग फिगर था। एक बार ये लेटे हुए थे, सोए हुए थे, सपने में इन्हें एक सपना दिखाई पड़ता है कि कोई सांप है। ऐसे मान लेते हैं ना, कोई सांप है। अब ये सांप क्या है कि ये सांप घूम के ये अपनी पूंछ पकड़े हुए है, अपनी पूंछ पकड़े हुए। जब ऐसे इन्हें सपना आया तो ये सुबह उठे तो फिर ये कल्पना करने लगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सभी जगह से बॉन्ड इसके जुड़े हुए हों। तब जब इन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया तो तब ये अपने आप में करेक्ट स्ट्रक्चर था। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। आप देख सकते हैं कि कितना कभी कभी इंद्रियां जो हैं, 7वीं इंद्रियां, 7th सेंस काम करती है, तब जाके कुछ स्ट्रक्चर निकल के आते हैं। तो बढ़िया है, कोई बात नहीं, हम लोगों को आविष्कार हुआ, उसके बारे में जानकारी मिली। वाणिज्यिक स्रोत कौन कौन से हैं? कोल तार। रासायनिक प्रकार पैरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन्स। संरचना जो है आप देख ही रहे हैं। उसके बाद फिर आइए देखते हैं आगे, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। रासायनिक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मस्टर्ड गैस, C4H8Cl2S। ये मस्टर्ड गैस से होता क्या है, एक्चुअली आंख में इतनी ज़्यादा जलन होती है, आंख और सीने में, कि ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। तो ये रासायनिक हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं, सेना को भगाने के लिए, डराने के लिए, या उन्हें परेशान करने के लिए। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त गैस कौन सी है? ब्यूटेन उपयोग की जाती है सिगरेट लाइटर में, इंपॉर्टेंट है। छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है किससे? मेथीन के अपघटन से, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अग्निशामक के रूप में प्रयुक्त रसायन है पाइसिन। अग्निशामक मतलब आग को बुझाने वाले जो वो बॉक्स बनाए नहीं जाते सिलेंडर की तरह, इसमें उसमें जो गैस भरी जाती है, वो रसायन भरा जाता है, वो अग्निशामक के रूप में पाइसिन भरा जाता है। बेंजीन में सिग्मा और पाई बांध की संख्या कितनी होती है? सिग्मा के 12 होते हैं और पाई के 3 बांड होते हैं।
अब उसको आप खोल के देखना चाहेंगे तो वो पता चलेगा। तो डिटेल वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से पूरा एक एक टॉपिक पे बढ़िया से एक्सप्लेन करके फिगर के साथ बताएंगे, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और आप लोग जो है जल्द से जल्द पहले जो परीक्षाएं चल रही हैं कुछ बच्चों का उनका नुकसान ना हो, वो लगातार अपने परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक गेन कर पाएँ। उसके बाद फिर इसका हम डिटेल में पूरा अच्छे से एनालिसिस करके पूरी वीडियो बनाएंगे। आप लोगों ने चैनल अगर अभी तक मित्रों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में इतनी भीड़ पड़ी है कि आप पता ही नहीं पाएंगे कि कब कहाँ कौन से दूसरे चैनल पे भटक रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लग रहा है हम लोग, ये मेरा प्रयास। एल्कोहल, एल्कोहल क्या है अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। और एल्कोहल के सूत्र और नाम देख लीजिए कुछ, क्योंकि यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है। मेथिल एल्कोहल किसे बोलते हैं? CH3OH। एथिल एल्कोहल CH3CH2OH। मेथिल एथिल प्रोपिल, आप बीच बीच में CH2 ऐड करते जाइए, नाम बढ़ाते जाइए, यही होता है केमिस्ट्री का फार्मूला। CH3CH2CH2OH प्रोपिल, N प्रोपिल एल्कोहल हो गया। CH3 का होल ट्वाइस CHOH को आइसोप्रोपिल बोलते हैं। ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट है, इसीलिए इसे आइसोप्रोपिल बोला गया। अब उसके बाद देखिए CH3CH2 का होल ट्वाइस CH2OH और CH3 का होल ट्वाइस CH2 का OH, N ब्यूटिल एल्कोहल आइसोब्यूटिल एल्कोहल इसे बोलते हैं। CH3CH2CHOH का CH3 ये यस ब्यूटिल एल्कोहल कहलाता है। और CH3COH CH3CH2 का होल थ्राइस CH2OH टी ब्यूटिल एल्कोहल, N पेल्टिल एल्कोहल या N एमिल एल्कोहल इसे बोलते हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ एक नज़र देख लें। इंपॉर्टेंट ये ऊपर के दो थे, मिथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल। आइए अब आगे देखते हैं एथिल एल्कोहल के बारे में। अन्य नाम एथेनॉल, इनका अन्य नाम है एथेनॉल। परिशुद्ध एल्कोहल होता है, 100% एथिल एल्कोहल होता है, पावर एल्कोहल होता है। और पेट्रोल प्लस बेंजीन प्लस एथिल एल्कोहल मिक्स करके स्पिरिट ऑफ वाइन बनाया जाता है। सभी प्रकार के शराबों का प्रमुख अवयव है ये पावर एल्कोहल, सॉरी माफ कीजिएगा। ये पावर एल्कोहल जो है वो कैसे बनता है? ये पेट्रोल और बेंजीन और एथिल एल्कोहल से मिक्स करने के बाद पावर एल्कोहल बनता है। स्पिरिट ऑफ वाइन कैसे बनता है? सभी प्रकार के शराबों का प्रमुख अवयव होता है स्पिरिट ऑफ वाइन जो होता है। और ग्रेट एल्कोहल स्टार्च युक्त पदार्थों से निर्मित होता है। गुण क्या है? रंगहीन, ज्वलनशील, तीखा स्वाद व तेज गंध होती है। उदासीन यौगिक होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड के साथ अपक्रिया कर एल्कोहलेट का निर्माण करते हैं। उपयोग क्या है? मिथिल युक्त स्पिरिट इंपॉर्टेंट यहां से बनते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, के निर्माण में होता है। पेंट, वार्गिस, गोंद, सल्फर व आयोडीन का विलायक होता है। क्लोरोफार्म, आइडोफार्म, ईथर व एथिलीन का निर्माण करते हैं। औषधियाँ, टिंचर, परफ्यूम व वार्निश का निर्माण करते हैं। अंतर्दहन इंजनों के ईंधन में, कार रेडिएटरों में एंटी फ्रीज के रूप में, स्पिरिट लैब व एल्कोहल थर्मामीटर के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। अब मिथिल एल्कोहल देख लेते हैं। CH3OH इनका फार्मूला होता है, सूत्र। अन्य नाम जो है मेथेनॉल, कार्बिनॉल, कास्टज स्पिरिट जिसे वुड स्पिरिट बोलते हैं, कास्टज नैप्था, वुड नैप्थन। विंटर ग्रीन के तेल में मेथिल सेलिसेट एवं अन्य सुगंधित तेलों में एस्टरों के रूप में प्राप्त होते हैं। गुड़ रंगहीन, ज्वलनशील, अत्यंत विषैली, विस्फोटक प्रकृति के होते हैं। ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है? पेंट, वार्निश, चमड़ा आदि को घोलने हेतु विलायक के रूप में, पेट्रोल के साथ मिश्रित कर ईंधन के रूप में, पेट्रोल के साथ मिलाने के बाद ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। रंजकों, डाइज, परफ्यूमों एवं औषधियों के निर्माण में होते हैं। पीने योग्य एथिल एल्कोहल में विकृतीकरण के रूप में होते हैं और रेडिएटर हेतु एंटी फ्रीज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब आइए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला रसायन कॉपर सल्फेट CuSO4 मोस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीधा आया है, कई बार आता भी है, और जिन लोगों को नहीं पता वो यूज भी किया करें। पानी की टंकी में जो काई वाई लगी रहती है ना,
तो उसकी तली पे देखेंगे या वाल पे देखेंगे, पानी की वजह से रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ ये ऐसे बनाते हैं, तो उसे साफ करने के लिए कॉपर सल्फेट CuSO4 का इस्तेमाल किया जाता है। वॉशिंग सोडा किसे बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई परीक्षाओं में आ चुका है। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वो इंपॉर्टेंट, सॉरी माफ कीजिएगा, वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट है NaCO3, और बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट, मिक्स मत कीजिएगा मेरी तरह, देखिए मिस्टेक हो गई। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। आइए अब आगे देखते हैं बहुलक पॉलीमर। पॉलीमर के बारे में देख लेते हैं। पॉलीमर जानते हैं, सबसे बड़ा पॉलीमर इस धरती का पॉलीथीन है, जो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और वो गवर्नमेंट इस पे बहुत से प्रयास कर रही है, और अच्छे से प्रयास भी नहीं कर रही है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कमी है और हम लोगों की हैबिट में भी हो गई है। तो हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करें कि इन्वायरमेंट को बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। उसके लिए इस पॉलीथीन की जगह आप अपने घर पे कपड़े का बैग या कुछ भी यूज करें, लेकिन पॉलीथीन का उपयोग बहुत कम से कम करें। निर्माण प्रक्रिया, इनका निर्माण बहुलीकरण के द्वारा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में सरल अणु एक दूसरे से संयोग करके उच्च अणुभार का बृहद अणु बनाते हैं। बहुलकों के प्रकार कौन कौन से हैं? प्राकृतिक बहुलक होते हैं, अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं और संश्लेषित बहुलक होते हैं। प्राकृतिक में क्या होते हैं? पादपों एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे सेलुलोज और स्टार्च, रबर, ये प्राकृतिक बहुलक हैं, मतलब नेचुरल पॉलीमर होते हैं। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देंगे और सीधा फंसाएंगे। नेचुरल पॉलीमर कौन सा है? तो याद रखें सेलुलोज और स्टार्च। और जो अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं, सेलुलोज से व्युत्पन्न होते हैं, इनका उदाहरण सेलुलोज एसीटेट रेयान जो होता है और सेलुलोज नाइट्रेट जो होता है, ये दोनों इसके उदाहरण हैं। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखें। और संश्लेषित बहुलक मानव निर्मित बहुलक होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं। उदाहरण पॉलीथीन व क्यूनायस नायलॉन। पॉलीथीन और नायलॉन इंपॉर्टेंट है, याद रखें ये दोनों चीज़ें। नायलॉन को भी हम लोग प्लास्टिक के रूप में जानते हैं, पॉलीथीन भी प्लास्टिक के रूप में जानते हैं। तो ये समझ लीजिए संश्लेषित बहुलक है, ये मानव निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब पॉलीथीन का जो उपयोग है वो देख लेते हैं। प्लास्टिक उद्योग में होता है, प्रत्यास्थ बहुलकों के निर्माण में और रेशों के निर्माण में ये पॉलीमर का उपयोग। रेशों के निर्माण में पेंट एवं वर्निश के उपयोग में। आप देखते नहीं आजकल ऐड भी आ रहे हैं, प्लास्टिक पेंट एकदम दीवारों को चमकाए, सब कुछ करे, वो कितना नुकसानदायक है वो अभी फ्यूचर में देखा जाएगा। पॉलीएथिलीन, अब ये पॉलीएथिलीन यही देख लीजिए जिसे हम लोग लोकल भाषा में पॉलीथीन बोलते हैं। संरचना पॉलीएथिलीन का उच्च बहुलक होता है। गुण क्या है? ताप सुगम्य प्लास्टिक है, विद्युत कुचालक है, नम्य है, जल प्रतिरोधी है। आप देख रहे हैं वाटरप्रूफ बनता है ये, और विद्युत का कुचालक होता है, मतलब इसमें बिजली करंट नहीं जाता, उसके ऊपर भी देखते हैं वायर के ऊपर भी लगाया जाता है। उपयोग कौन सा है? पैकिंग हेतु होता है, जल से बचाव हेतु, फिल्म व सीट के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जाता है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन इसका फुल नाम है। और संरचना क्या है? टेट्राफ्लोरोइथिलीन का उच्च बहुलक होता है। गुण क्या है? रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं, उष्मा प्रतिरोधी होते हैं, गलनांक इनका 330 डिग्री सेल्सियस होता है, गलनांक। उपयोग इंसुलेटिंग पदार्थों का निर्माण करने में, सांद्र अम्लों को भरने हेतु केन बनाने में, उष्मा व रासायनिक पदार्थों के प्रति अस्थायी वस्तुओं तथा गैसकेट व सील आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। कुकिंग बर्तनों पर लेपन में भी इनका उपयोग किया जाता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड देख लेते हैं, जिसे पीवीसी बोलते हैं। पीवीसी पाइप करके खूब ऐड देखे होंगे, उसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए। लोकप्रिय नाम पीवीसी है इसका। संरचना विनाइल क्लोराइड का उच्च बहुलक होता है। सूत्र C2H3Cl का होल N होता है। N मतलब जितने नंबर ऑफ पॉलीमर के वो बनाए जाते हैं। गुण क्या है? विद्युत कुचालक, जल व नमी प्रतिरोधी होता है। उपयोग क्या है? पाइप बनाने में, और ग्रामोफोन, रिकॉर्ड, हैंडबैग, रेनकोट व अन्य जल प्रतिरोधी वस्तुएं बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आइए अब देख लेते हैं कार्बोक्जिलिक एसिड, अभी नीचे और बचा है नियोप्रीन। नियोप्रीन देख लेते हैं, फिर कार्बोक्जिलिक एसिड पे आते हैं। नियोप्रीन
नियोप्रीन क्या है? अन्य नाम पॉलीक्लोरोपिन होता है। संरचना क्लोरोपिन का उच्च बहुलक होता है। सूत्र CH2 CCl CH का CCH2 का होल n होता है। आप इसे देख सकते हैं, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विशेषता एक प्रकार का कृत्रिम रबड़ होता है, कृत्रिम रबड़ होता है। उपयोग पाइप एवं बेल्ट बनाने में उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट ये है, आप देखेंगे ये कृत्रिम है, कृत्रिम रबड़ नियोप्रीन। आइए बात आगे देख लेते हैं। कार्बोक्जिलिक अम्ल, जिसे कार्बोक्जिलिक एसिड भी बोलते हैं। परिभाषा क्या है? कार्बनिक यौगिकों जिसमें कार्बोक्जिलिक समूह उपलब्ध हो। कार्बोक्जिलिक समूह कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं। C डबल बॉन्ड O, आप ये देख रहे हैं, ये गलत जगह है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O होना चाहिए। और OH क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्जिलिक अम्ल कहलाते हैं। प्रकार मोनोकार्बोक्जिलिक, एक कार्बोक्जिलिक समूह उपलब्ध होता है। और उसके बाद उदाहरण एसिटिक अम्ल होता है। डाई कार्बोक्जिलिक 2 कार्बोक्जिलिक समूह उपलब्ध होते हैं। ऑक्सीनिक अम्ल सक्सीनिक अम्ल कहलाते हैं। ट्राई कार्बोक्जिलिक 3 कार्बोक्जिलिक समूह जिसमें होते हैं उसे साइट्रिक अम्ल बोलते हैं। आप देख सकते हैं साइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या है? CH2CO2H का होल ट्वाइस और COH होता है। संतृप्त मोनो कार्बोक्जिलिक अम्लों के सूत्रों के नाम देख लीजिए। फार्मिक अम्ल CHCOOH, जिसे IUCN पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें केमिस्ट्री के सभी फार्मूले और जो उनके बनाए हुए वो होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, या फिर उनके द्वारा जो बनाया गया एक जो लास्ट में हमारा वो मिलता है, उसी के ऊपर ये नामकरण करते हैं IUCN। तो IUCN नाम हमेशा देख लीजिए, ये इंटरनेशनल होते हैं। IUCN नाम पूरी दुनिया में एक ही बराबर होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? मीथेनोइक अम्ल, मीथेनोइक अम्ल बनाते हैं। CH3COOH एसिटिक एसिड का फार्मूला है। एथेनोइक अम्ल इसे बोलते हैं। CH3CH2COOH प्रोपिनोइक एसिड जिसे बोलते हैं, प्रोपेनोइक एसिड इसे बोलते हैं। CH3CH2CH2COOH ब्यूटेरिक एसिड, जिसे बार बार कई बार पढ़े होंगे, ब्यूटेरिक अम्ल इसे ही बोलते हैं। CH3 का होल ट्वाइस CHCOOH आइसोब्यूटेरिक अम्ल इसे बोलते हैं। 2 मेथिल प्रोपोनाइल अम्ल, इसे IUCN में नाम दिया जाता है। बस एक बार देखते रहें, बहुत इंपॉर्टेंट वो नहीं है, बस हाँ ये फार्मूला और ये आइसोब्यूटेरिक अम्ल इसे बोलते हैं और ब्यूटेरिक अम्ल किसे बोलते हैं, ये बस देखते रहें, इसे बार बार देखें और पढ़ने का प्रयास करें। अब कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है किसका? आइसोप्रीन का, इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? पॉलीएथिलीन गैस है। जैसे पॉलीथीन बनता है वैसे पॉलीथीन गैस भी बनता है। इंपॉर्टेंट भी है और याद भी रहेगा, याद रखें। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयुक्त बहुलक पदार्थ कौन सा है? पॉलीएमाइड, ब्रांड नेम केवलर एवं लेक्सान बहुलक के द्वारा बनाया जाता है बुलेट प्रूफ जैकेट। नॉन स्टिंग फाइंग कढ़ाई में लेप लगाया जाता है। नॉन स्टिक जो कढ़ाई आता है, नॉन स्टिक वाला, उसमें किसका? टेफ्लॉन का। इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 7-8 बार आ चुका है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। नॉन स्टिक जो कढ़ाई बनती है या तवा बनता है, जो भी बर्तन बनेंगे, टेफ्लॉन का लेप लगेगा। रेशम तंतुओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? फाइब्रोजन, फाइब्रोइन फाइबर जो बोलते हैं। बैकेलाइट के संगठक कौन से हैं? फिनाल एवं फॉर्मेल्डिहाइड, ये बैकेलाइट के संगठक हैं। मोनोकार्बोक्जिलिक अम्ल देख लेते हैं, क्या है? वसीय अम्ल, जिसे फैटी एसिड बोलते हैं। इन्हें वसीय अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि इस श्रेणी में उच्च सदस्य जैसे पामीटिक अम्ल आदि सर्वप्रथम वसा में प्राप्त किए गए थे। सरलतम मोनोकार्बनिक अम्ल कौन सा है? फॉर्मिक एसिड है, जिसे CHCOOH से निरूपित करते हैं। नीले लिटमस पर प्रभाव, नीले रंग को लाल रंग में परिवर्तित करता था। भौतिक गुण क्या है? इस श्रेणी में प्रथम 3 फार्मिक एसिटिक व प्रोपिनोइक अम्ल होते हैं। तीखी गंध वाले रंगहीन द्रव्य हैं। ब्यूटेरिक अम्ल होते हैं। नैनोनोइक अम्ल तक के वसीय अम्ल दुर्गंधित मक्खन जैसे गंध वाले तैलीय द्रव्य होते हैं। डेकेनोइक अम्ल क्या है? डेकेनोइक से उच्च सदस्य गंधहीन ठोस बनाते हैं। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक नज़र देख लें।
फार्मिक एसिड अन्य नाम मेथेनोइक एसिड होता है। CH2O का होल ट्वाइस इसका फार्मूला होता है, याद रखें। प्राकृतिक स्रोत लाल चींटियां, मधुमक्खी और बर्र के डंके से पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये चींटियां जो काटती हैं तो वो कौन सा एसिड छोड़ती हैं, ये बार बार पूछा गया है, जिसकी वजह से वो जलन और तीखा दर्द होता है, तो वो फार्मिक एसिड। अभी हम लोगों ने पढ़ा फार्म की, जैसे चींटियां फार्म में रहती हैं तो उससे याद रहेगा फार्मिक एसिड। नामकरण का कारण, सबसे पहले चींटियों लैटिन नाम फार्मिका से आसवन द्वारा प्राप्त किया गया था। चींटी का लैटिन नाम फार्मिका होता है। भौतिक गुण, तीखा गंध, रंगहीन द्रव्य, गलनांक 8.4 डिग्री सेल्सियस पे और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेल्सियस पे। संक्षारक द्रव्य, किसमें ये रखे जा सकते हैं, जल में, एल्कोहल में, ईथर में, पूर्ण रूप से मिश्रणीय हैं, ये आसानी से मिल जाते हैं। परीक्षा दृष्टि से अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। मांसपेशियों में एकत्रित होकर थकान लगने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल, बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार आ चुका है। लैक्टिक अम्ल, आप जानते हैं जो मांसपेशियों के पास दर्द होता है, हम लोग कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर पुराने बुजुर्ग होते हैं, बोलते हैं यहाँ घुटनों पे या कहीं और दर्द हो रहा है, लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। मक्खन में होता क्या, ब्यूटेरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, अब 2 डाइकार्बोक्सिलिक समूह COOH जिसमें उपस्थित होते हैं। सरलतम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल है और अन्य नाम क्या है, मैलेनिक अम्ल एवं सक्सिनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अब एस्टिक एसिड देख लेते हैं। CH3COOH इसका फार्मूला है। अन्य नाम क्या है, एथेनोइक एसिड। प्राकृतिक स्रोत सिरका, वनस्पतियों के सुगंधित तेल में। गुण क्या है, तीखी गंध, रंगहीन द्रव्य, क्वथनांक इनका 118 डिग्री सेल्सियस अर्थात 118 डिग्री सेल्सियस। संक्षारक द्रव्य, इसे ग्लेशियम एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है क्योंकि यह ठंडा करने पर बर्फ की तरह जम जाता है। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। केले में मिलने वाला अम्ल टार्टेरिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अगर बना भी है और अगर फिर से रिपीट होगा तो बहुत से लोग गलत करके आएंगे, टार्टेरिक अम्ल नहीं लगाएंगे। सेब से प्राप्त होता है कौन सा, मैलिक अम्ल। और शीतल पेय में प्रयुक्त होने वाला अम्ल क्या है, कार्बेनिक अम्ल। शीतल पेय मतलब आप वो पीते नहीं, पेप्सी, ठंडा, मिरिंडा, क्या क्या सब होता है, स्प्राइट, कोको कोला वगैरह वगैरह। स्पॉन्सर वीडियो उनका थोड़ी है, मैं इतना नाम ले रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलिए मस्ती मस्ती में पढ़ना ही इंपॉर्टेंट होता है। विस्फोटक पदार्थ, विस्फोटक, एक्सप्लोजिव। अब आज तो आप लोग एकदम धमाका करके ही रहेंगे, बस धमाका करने के लिए आप नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे जरूर दबाएं, कोई बात नहीं। एक्सप्लोजिव क्या है, ऐसे पदार्थ जो ताप, घर्षण या उचित प्रहार के फलस्वरूप अपघटित होकर प्रकाश, ध्वनि तथा अत्यंत तेजी से फैलने वाली गैसों को उत्पन्न कर तीव्र विस्फोट करते हैं, उन्हें विस्फोटक बोलते हैं। अब इनके गुण क्या है, वाष्पशील न हो, आर्द्रता ग्राही न हो, सस्ता एवं अस्थायी हो, तीव्र विघटनकारी हो। ट्राइनाइट्रोटॉलुइन TNT बहुत बार आ चुका है, आप इसको देख लीजिए, इसका फार्मूला आप देख ही रहे हैं। संश्लेषण टालुइन एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 में एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया द्वारा इसका संश्लेषण किया जाता है। गुण क्या है, हल्का पीला रंग, क्रिस्टलीय ठोस है, उच्च कोटि का विस्फोटक है। आप देख रहे हैं इसकी कोट देखिए, उच्च कोटि के, ऐसे विस्फोटक हैं जैसे आप लोग हैं, उच्च कोटि के विस्फोटक। उपयोग, बम व टारपीडो का निर्माण, अमोनियम नाइट्रेस के साथ मिलाकर एमेटाइड नामक विस्फोटक का निर्माण, ये कर लेते हैं। देखिए कोई बनाने मत बैठ जाइएगा कि ये सब देखिए पूरा फार्मूला मिल गया, आज तो हम एकदम डायनामाइट और टारपीडो बना के रहेंगे, भैया ऐसा मत कीजिए। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन TNT, अब इसके बारे में देख लेते हैं। अन्य नाम नोबल तेल इसे बोलते हैं। संश्लेषण किससे होता है, ग्लिसरीन पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल एवं सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया के द्वारा ये निकाले जाते हैं। ये फार्मूला रहा जो भी ये ऊपर बात हुई। गुण रंगहीन और तेलीय द्रव्य होते हैं। उपयोग महत्वपूर्ण विस्फोटक है और डायनामाइट का निर्माण करते हैं। अब आइए देख लेते हैं डायनामाइट। इसके खोजकर्ता खूब बार पूछा गया है, अल्फ्रेड नोबेल हैं, जिनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अब एक्चुअली हुआ ये था कि ये जब स्टार्टिंग में डायनामाइट बनाए थे तो इन्हें पता चला कि ये बहुत बड़ा विस्फोटक बन गया है,
तो जब ये सोचे कि इतना बड़ा विस्फोटक हम बनाए हैं, इनको बाद में ग्लानि होने लगी कि उससे बहुत से लोगों को युद्ध में या किसी और तरीके से बहुत लोगों की जान जाएगी, तो उस जान मैं ऐसी चीज़ क्या खोज लिया कि जिसकी वजह से किसी की जान जाए। तो फिर ये बहुत ग्लानि में आ गए। तो इस ग्लान में ये सोचते-सोचते बैठे रहे कि बोले कुछ ऐसा काम करके जाऊँ जिससे मुझे पूरी दुनिया अच्छे चीज़ों के लिए याद करे। तो ये अपना इन्होंने क्या किया कि ये डायनामाइट से जितने इनकम आ रही थी या इनके पास जितनी प्रॉपर्टी थी, सब चीज़ों को अपने नाम से एक अवार्ड बनाने के लिए इन्होंने घोषणा किया, जिसके नाम से नोबेल अवार्ड चलता है। नोबेल अवार्ड आप लोगों को पता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, 6 सेक्टर में दिए जाते हैं। अब इसके सारे सेक्टर अच्छे से हम लोगों को आपको बताएंगे इकोनॉमिक्स के पार्ट में। पहले तो 5 थे, लेकिन लास्ट में ये ऐड किया गया इकोनॉमिक्स ऐड करके 6 सेक्टर बना दिए गए। आइए आगे देख लेते हैं। संश्लेषण परंपरागत विधि के द्वारा लकड़ी के बुरादे में नाइट्रोग्लिसरीन को अवशोषण करा के प्राप्त किया जाता है। आधुनिक विधि क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन के स्थान पर सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। उपयोग कुएं खोदने, सड़क बनाने व चट्टानों को तोड़ने हेतु विस्फोटक के रूप में। आप देख रहे हैं कुएं खोदने के लिए लगा के दगा दो, कुआं बन गया। वाह भाई, एकदम अपने आप में सब एक से बढ़ के एक है। ट्राइनाइट्रोफिनाल, अब इसके बारे में देख लेते हैं। पिक्रिक अम्ल इसका अन्य नाम है। संश्लेषण फिनाल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा होता है। गुण हल्का पीला रंग का होता है, क्रिस्टलीय ठोस है। उपयोग प्रचंड विस्फोट, अद्भुत है भाई, अद्भुत है, प्रचंड विस्फोट। इसमें देखने वालों में कुछ लोग होंगे जो प्रचंड विस्फोट करते हैं, कोई बात नहीं, अल्फ्रेड नोबेल बनाए हैं तो फिर वो प्रचंड विस्फोट करेगा ही। उसके बाद ब्लास्टिंग जिलेटिन, और उसके बाद संश्लेषण इसका कैसे होता है? 7% नाइट्रोसेलुलोज व 93% नाइट्रोग्लिसरीन का निर्माण होता है। उपयोग खान खोदने व सुरंग बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आरडीएक्स खूब देखे होंगे, अच्छी खासी फिल्म वेलकम में, आरडीएक्स रासायनिक नाम साइलोट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रोमीन इसका रासायनिक नाम है। खोजकर्ता हिंस हेनिंग 1899 ईस्वी में। अन्य नाम साइक्लोनाइट्रस जिसे यूएसए, हेक्सोजन जर्मनी, T4 इटली और C4 में होता है। प्रवर्धन किससे होता है? पॉलीब्यूटाइन, एक्रिलीन अम्ल एवं पॉलीयूरेशन जैसे प्लास्टिक पदार्थों के साथ आरडीएस मिलाकर प्लास्टिक बार्डेड विस्फोटक का निर्माण किया जाता है। तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूड़ के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर विस्फोटक उष्मा 1510 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, कितना तगड़ा विस्फोटक है आप देख सकते हैं। गन कार्टन, अब गन कार्टन क्या है? संश्लेषण इसका कैसे होता है? रुई या लकड़ी के रेशों पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है गन कार्टन। खोजकर्ता CF सायन बीन थे जो 1846 में किए थे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इनका सन। प्रकार महत्वपूर्ण विस्फोटक का एक पदार्थ है। आइए अब देख लेते हैं ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाली कौन कौन सी गैस है। इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड जो जहरीली गैस है, ये तो एकदम भर भर के पूछते हैं, जानलेवा है, शांतिपूर्वक जानलेवा गैस है। कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बंद कार में बहुत से लोगों की जान ले चुका है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड, वायु की उपस्थिति में ईंधन का दहन जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। ईंधन कौन कौन से हैं? फ्यूल, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है, केरोसिन है और प्रोपीन है। प्रोपीन मतलब जो गैस हम लोगों का हुआ। परिभाषा घरेलू और औद्योगिक उपयोगों से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, कास्ट कोयला, पेट्रोल और मिट्टी का तेल आदि। अच्छे ईंधन के गुण कौन से हैं? सहज उपलब्धता हो, सस्ती कीमत हो, अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पत्ति हो, ज़्यादा ऊष्मा देते हो, जलने के बाद अवांछनीय पदार्थ न छूटना। मतलब अवांछनीय मतलब जैसे वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन न करते हो, या बहुत ज़्यादा वो मतलब जलने के बाद ढेर सारा राख वाख उसमें निकलने लगा तो फिर वो डंप कहाँ करेंगे। तो अच्छे ईंधन के यही गुण होते हैं। ईंधन दक्षता ऊष्मीय मान क्या है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा की मात्रा को ईंधन दक्षता कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 किलोग्राम अगर पूरा दहन होगा तो कितनी ऊष्मा वो देगा,
उष्मीमान का मात्रक किलो जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। विभिन्न ईंधनों के उष्मीमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लीजिए। गोबर के उपले जो गांव में इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छे खासे जानते होंगे, जो गांव वाले होंगे उन्हें अच्छे से पता होगा। गोबर के उपले, इनका उष्मीमान कितना है, 6000 से 8000 के बीच में किलो जूल पर किलोग्राम में। लकड़ी जो है वो 17000 से लेके 22000 के बीच में होता है, मतलब गोबर के उपले से ज़्यादा होता है। कोयला जो है वो लकड़ी से भी ज़्यादा है, 25000 से लेके 33000 के बीच में होता है। पेट्रोल देख रहे हैं वो इन सबसे ज़्यादा है, 45000। मिट्टी का तेल ये भी 45000 है, आप देख रहे हैं पेट्रोल के बराबर ही लगभग उसमें ईमान देता है। डीजल जो है वो भी 45000, ये भी देख रहे हैं उन्हीं के बराबर है। मीथेन देख रहे हैं ये 50000 उसमें ईमान है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छी गैस है। आप देख लीजिए इन सब जो पुराने हम लोगों के ट्रेडिशनल ईंधन चल रहे हैं उनसे अच्छी है मीथेन। सीएनजी देख रहे हैं 50000 है, आप इसीलिए देखते हैं सीएनजी जो गाड़ियाँ हैं वो कम पैसों में ज़्यादा दूर तक चल पाती हैं। एलपीजी देख रहे हैं 55,000, इसीलिए एलपीजी का विस्फोट होता है तो बहुत दूर दूर तक फैल जाता है। एलपीजी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है इन सबसे, 55,000। और जैव गैस जो है वो 35,000 से लेकर 40,000 तक होता है। और सबसे बढ़िया और सबसे तगड़ा जो फ्यूचर का है 1,50,000, आप देख रहे हैं, मतलब जस्ट दुगने से भी ज़्यादा, कई गुना हाइड्रोजन जो फ्यूचर का ईंधन बताया जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत से रिसर्च चल रहे हैं। और उम्मीद है कि ये 5-10-15 सालों में ये पॉसिबल हो जाएगा कि सभी गाड़ियाँ हाइड्रोजन से चलने लगेंगी। आइए अब देख लेते हैं कोयला। कोयला देख लेते हैं, कोयले भी कई प्रकार के होते हैं। संरचना कार्बन का ये बने होते हैं। कार्बनीकरण मृत वनस्पति का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होता है। आपको पता है जब वो पृथ्वी पे ढेर सारे पेड़ पौधे थे, अचानक से जब किसी की वजह से ये दब गए, आप उसे प्लेट टेक्टोनिक समझ लीजिए या किसी भी क्रिया के द्वारा जब ये दब गए और उसी में हजारों सालों तक वैसे ही पड़े रहे, तो फिर वो कोयले के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी से बना है कोयला। अन्य नाम काला सोना इसे बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। उपयोग उत्पादन कहाँ है, कोक एवं कोलतार कोयले का उत्पादन। और इसमें कई कई खाने हैं जो हम लोगों के जियोग्राफी के चैप्टर में हम लोग अच्छे से देखे थे। जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, परिभाषा क्या है, सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों जीवाश्मों से प्राप्त होने वाला कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन को जीवाश्म ईंधन बोलते हैं। आप देखें ना, कोयला जीवाश्म ईंधन ही है। ये सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से, जीवाश्मों से प्राप्त होने वाले कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, ये जीवाश्म ईंधन है। प्रमुख उदाहरण कोयला है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। कोक देख लेते हैं। कोक किसे बोलते हैं, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप, इसे कोक बोलते हैं। शुद्ध, एकदम शुद्ध रूप होता है। गुण कठोर, सरम्ब एवं काला पदार्थ होता है। उपयोग का है, इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। कोल तार क्या है, लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। गुण अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव्य होता है। उपयोग संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुरंग, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम देख लेते हैं। अन्य नाम पारंपरिक तेल या हल्का तेल इसे बोलते हैं। स्रोत समुद्र की तली या भूमि पर भूपर्पटी की गहराई में। पेट्रोलियम के घटक कौन कौन से हैं, गैस, गैसोलीन, केरोसिन, डीजल तेल, नेफ्था, ग्रीस, मोम एवं एस्फाल्ट, ये है पेट्रोलियम के विभिन्न घटक। उपयोग क्या होता है, ईंधन के रूप में, आप लोग जानते ही हैं। पीड़कनाशकों के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, प्राकृतिक रेशों, पेंट एवं औषधियों के निर्माण हेतु कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, पेट्रोलियम का। कोयला गैस, कोल गैस कौन कौन सी है ये भी देख लेते हैं। संश्लेषण प्रक्रिया, कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय निर्मित होता है। उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है कोयला गैस का। कोयले के प्रकार कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ कोयला, इंपॉर्टेंट है। पिट कोयला, निम्न श्रेणी का कोयला, जल की मात्रा इसमें अधिक होती है। लिग्नाइट, जिसे भूरा कोयला, सबसे कम उष्मा होती है। सब बिटुमिनस, बिटुमिनस सॉफ्ट कोयला होता है। और एंथ्रेसाइट, कठोर कोयला, सर्वाधिक उष्मीय कोयला, उत्कृष्ट कोयला इसे बोलते हैं। एंथ्रोसाइट सबसे बढ़िया कोयला होता है, जो हम लोगों के जम्मू कश्मीर राज्य में थोड़ा बहुत पाया जाता है, बाकी ज़्यादा करके हम लोगों के यहाँ लिग्नाइट, भूरा कोयला पाया जाता है।
और बिटुमिनस भी पाए जाते हैं, सभी पाए जाते हैं, लेकिन एंथ्रोसाइट थोड़ा कम पाया जाता है। एंथ्रोसाइट बहुत अच्छी उच्च कोटि का कोयला बोला जाता है। उसके बाद फिर प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस जो है कार्बनिक हाइड्रोकार्बन एवं अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इसमें पेट्रोलियम के तेल, कूप व प्राकृतिक दरारें प्राकृतिक गैस है, नेचुरल गैस है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। मुख्य घटक क्या है? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, ये सब मुख्य घटक होते हैं। उपयोग ईंधन के रूप में हाइड्रोजन, गैसोलीन एवं कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में होता है। एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसका फुल फॉर्म है, जो क्या है? प्राकृतिक गैस से प्रोपेन और ब्यूटेन को पृथक कर उच्च दाब पर द्रवित मिश्रण बना के वो जो सिलेंडर में भर के आता है उसे ही एलपीजी बोलते हैं। ये द्रव्य रूप में, आप जब इसे हिलाएंगे तो देखेंगे जल की तरह ये हिल रहा है। ये इसे उस टेम्परेचर और दाब पे रखा गया है कि ये जल की तरह, जब ये खुलेगा तो ये गैस के रूप में ही निकलेगा। पृथक करके उच्च दाब और द्रवित मिश्रण द्वारा ये तैयार किया जाता है, किससे? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। आगे देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट था वो, खाद्य संरक्षण, पोषण व औषधियां। अब इसके बारे में देख लेते हैं। खाद्य संरक्षण, फूड प्रेजेंटेशन। अब फूड प्रेजेंटेशन के अलग अलग जो मेथड हैं वो देख लीजिए। फ्रीजिंग है, साल्टिंग है, पिकलिंग है, ड्राइंग है, एडिशनल ऑफ शुगर है। परिभाषा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा भोजन को छोटी या लंबी अवधि के लिए खराब होने से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत क्या है? सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करना, उसमें चूंकि जीवाणु नहीं रहेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक रह पाएगा। सूक्ष्म जीवाणुओं की अभिक्रिया को रोकना या उन्हें विलंब उत्पन्न कराना, एंजाइमों की अभिक्रिया को रोकना। खाद्य परीक्षण, फूड प्रिजर्वेटिव, सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक रसायन है। उदाहरण, सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम मेटाबाइसल्फर। इंपॉर्टेंट है ये दो के दोनों, क्योंकि ये यूज किस लिए हो रहे हैं? सूक्ष्म जीवाणुओं के विकास को रोकने में सहायक हैं। आइए देख लेते हैं, ज्वरनाशक, अर्थात जिसे बुखार, ज्वर मतलब बुखार हुआ ना, बुखार को खत्म करने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग उच्च ज्वर, फीवर में ताप कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, एस्पाइरिन, एसिटिक सैलिसिलिक एसिड और पैरासीटामॉल और फिनएसिटिन। आज आप लोग पढ़ पढ़ के डॉक्टर भी बन जाएंगे, कोई बात नहीं, इतनी दवा के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए। दर्दनाशक, एनालॉगेसिक, ऐसे औषधियां जो मानसिक उलझन या अन्य तंत्र की कुप्रभाव के दर्द को कम करती हैं, उन्हें दर्दनाशक बोलते हैं। प्रकार, अनिद्राकारी दर्दनाशक, नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, ऐसे ऐसे नाम है, वो डॉक्टर साहब के ही बस के हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं वही जाने। उदाहरण, एस्पिरिन या पैरासीटामॉल। यहाँ पे देख रहे हैं पैरासीटामॉल, वो पेन किलर के रूप में भी यूज हो रहा है, फीवर के रूप में भी। आप लोग तो जानते ही होंगे, इतने खा लिए होंगे कोविड के टाइम में, सब लोग सबको रिकमेंड कर रहे थे पैरासीटामॉल पैरासीटामॉल। निद्राकाली पीड़ाकारी, ऐसी औषधियाँ जो निद्रा उत्पन्न करती हैं। उदाहरण, अफीम उत्पादन जैसे मार्फिन, कोकीन और हेरोइन। आप देख रहे हैं सिर्फ मात्रा, ये सारी चीज़ें मेडिसिन है, लेकिन सिर्फ मात्रा का अंतर है। थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो आप उसे नशे के रूप में ले रहे हैं, और थोड़ा सा एक एक्यूरेट लेवल में यूज हुआ तो वो मेडिसिन, दवा की तरह काम करेगा। ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका प्रयोग रोगों के निदान और दर्द निवारण में किया जाता है उन्हें औषधियाँ बोलते हैं। प्रतिरोधी, ऐसे रसायन जो सूक्ष्म जीवों को मारते हैं या उनकी वृद्धि को रोकते हैं। उदाहरण, मर्क्यूरोक्रोम, बोरिक अम्ल, आइडोफार्म और पोटेशियम परमैंगनेट। और विसंक्रामता जो है उसे देख लेते हैं। ऐसे रसायन जो जीवाणुओं या सूक्ष्म जीवों को शीघ्रता से नष्ट कर देते हैं, उन्हें विसंक्रामक बोलते हैं। विसंक्रामक। उपयोग, उपकरणों, बर्तनों, फर्श एवं सैनिटरी फिटिंग आदि में विसंक्रमण हेतु। उदाहरण, फिनाल, मेथिल फिनाल, हाइड्रोजन पराक्साइड, क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर एवं सल्फर डाइऑक्साइड। प्रशीतक जो हैं उसे देख लेते हैं। मानसिक तनाव कम करने तथा अवसाद दूर करने में सहायक रसायन है प्रशीतक। उदाहरण, रेजरपाइज। स्रोत, राउवोल्फिया सर्पेंटाइना नामक पौधे से ये
निकाले जाते हैं। बारबीट्यूरिक अम्ल से उत्पन्न ल्यूमिनल व सिकोनल आदि। इतने इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बस हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आप देखते रहिए। बेहोशी कारक जो बेहोश करने के लिए किए जाते हैं। ऐसी औषधियाँ जो सभी प्रकार की कोशिकाओं मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के जैव कार्यों के प्रति अचेतन उत्पन्न करती हो, अर्थात बेहोश। क्लोरोफॉर्म, आप लोग तो जानते ही होंगे क्लोरोफॉर्म के बारे में। मुख्य खाद्य परिरक्षक सोडियम मेटाबाइसल्फाइड उपयोग सास, जैम व अचारों के परीक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, सब लोग खाते हैं, ये प्रश्न एनी टाइम बन सकता है। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड सॉस वगैरह जो चटनी बोलते हैं जिसे, उसके बाद जैम वगैरह में या अचारों में इसका उपयोग किया जाता है। सोडियम बेंजोएट ये मृदु पेयों तथा अम्लीय भोजन का परीक्षण के लिए, ये ड्रिंक वगैरह जो कोको कोला मिरिंडा वगैरह में होते हैं उसके लिए। और सार्बिक अम्ल इसके लवण ईस्ट तथा फफूंदी की वृद्धि को रोकने हेतु होते हैं। और एपोक्साइट ये शुष्क फल व मसालों के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाते हैं। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स ऐसे रासायनिक पदार्थ जो जीवित कोशिकाओं से प्राप्त या निर्मित होते हैं तथा सूक्ष्म जीवों की जीवन प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं, उन्हें नष्ट कर देते हैं। प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन था वर्ष 1929 में, बेहद इंपॉर्टेंट है। खोजकर्ता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है, कम से कम मुझे लगता है 50 बार से ज़्यादा बार आ चुका होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन की खोज। स्रोत पेनिसिलिनियम नोटेटम, पहली एंटीबायोटिक मेडिसिन पेनिसिलिन 1928 में निर्मित की गई। उर्वरक अब देख लेते हैं। फर्टिलाइजर खेतों में तो हम लोगों के खूब उपयोग होता है। पौधों की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मिट्टी में डाले गए पोषक तत्व जो होते हैं उन्हें उर्वरक बोलते हैं। अन्य नाम अकार्बनिक खाद्य बोलते हैं इन्हें। प्रकार क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक होते हैं, फास्फेटी उर्वरक होते हैं और पोटेशियम उर्वरक होते हैं। 3 प्रकार के उर्वरक होते हैं। उर्वरक एवं खाद में अंतर क्या है? उर्वरक और खाद, उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेषों के विघटन से प्राप्त होता है, उसे खाद बोलते हैं। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है। खाद खेतों में बनाए जा सकते हैं। खेतों या किसी प्लाट पे आप कूड़े को गांच के रखिए तो धीरे धीरे वो सड़ गल के खाद बन जाती है। उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तभी बार बार बोलते हैं ना, उर्वरक का इस्तेमाल बहुत कम से कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करें। ऑर्गेनिक खेती यही हुई जिसमें खाद का प्रयोग होगा। उर्वरकों में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुरता में होते हैं। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब इसमें तो एक नेचुरल प्रोसेस से बन रहा है तो इसमें कमी होंगे, ये तो एकदम टारगेट करके बनाएंगे कि जो जितनी आवश्यकता हो उतना डाल देंगे। नाइट्रोजनी उर्वरक कौन कौन से हैं? अमोनियम युक्त उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक एवं एमाइड युक्त उर्वरक। भारत में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है उत्पादित नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया है। यूरिया जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है और भारत सबसे ज़्यादा इसको कंज्यूम भी करता है, उत्पादन भी करता है, कंज्यूम भी करता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों में नाइट्रोजन, अमोनियम सल्फेट 21%, अमोनियम क्लोराइड 25%, अमोनियम नाइट्रेट जो है वो 35%, कैल्शियम नाइट्रेट 17%, सोडियम नाइट्रेट 16%, कैल्शियम साइनामाइड 21% और यूरिया में 46% नाइट्रोजन उपस्थित होते हैं। किसमें कितना नाइट्रोजन होता है यही चार्ट था, आप लोग ध्यान रखिएगा। फास्फेटी उर्वरक, मोनोफास्फेट, डाइफास्फेट, ट्राइफास्फेट एवं पॉलीफास्फेट उर्वरक। स्रोत हड्डी का चूरा, बेसिक स्लैग व चूड़ित राख फास्फेट। फास्फेटी उर्वरकों में प्राप्य फास्फेट कौन कौन से हैं? सुपर फास्फेट 16 से 47%, एमोफास 48%, बेसिक फ्लैग 15 से 25%, हड्डी का चूरा 20 से 35%, राख फास्फेट 25 से 30%, कैल्शियम फास्फेट मोनो 50%, मेटा फास्फेट 64% होता है। और पोटेशियम उर्वरक मुख्य, इनमें मुख्य क्या है? कैनिट एवं म्यूरिएट ऑफ पोटास
उर्वरक की आवश्यकता कम होती है। और प्यूरिएट ऑफ पोटास पोटेशियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम है। पोटेशियम उर्वरकों में पोटास जो है, पोटेशियम क्लोराइड 48 से लेकर 60% तक, पोटेशियम सल्फेट 48 से 50% तक, कैनिड जो है 12 से 16% तक, पोटेशियम नाइट्रेट 44% तक, लकड़ी की राख में 2 से 7%, तंबाकू के डंडल में 4 से 9% तक पोटेशियम उर्वरक में पोटास जो है इतने परसेंट पोटास उपस्थित होते हैं। आइए अब आगे विविध देखते हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, आप इसे एकदम ना छोड़े। एंथ्रासाइट सर्वोत्कृष्ट कोयला होता है, लिग्नाइट निकृष्ट कोयला होता है, ग्रेफाइट जो है भारी मशीनों के लिए स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ कौन सा है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ बोलते हैं। भारी जल जिसे D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं, परमाणु संयंत्रों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है उनकी गति को धीमा करने के लिए। HC यूरे भारी जल की खोज किए थे। वर्षा का पानी जो है पानी का शुद्धतम रूप जो है कौन सा है? वर्षा का पानी है। निर्लवणीकरण कौन सा है? अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने को निर्लवणीकरण कहते हैं। क्लोरीन पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये सब मैच द फॉलोइंग में खूब दबा दबा के आते हैं, तो इसे बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, एकदम भूलिएगा मत पूरा, क्योंकि यहाँ पढ़ने वालों का अगर एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो वो फिर ये समझ लीजिए कि सारी मेहनत पानी में फिर गई। इसीलिए एकदम अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। उत्क्रम परासरण समुद्री जल को शुद्ध करने में, फिटकिरी अस्कंदन की प्रक्रिया द्वारा पानी को स्वच्छ करना, पानी को शुद्ध करने के लिए निर्लवणीकरण, उत्क्रमण परासरण और क्लोरीन और फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम तो तुरंत याद कर लें। निर्लवणीकरण से अभी आप लोगों ने देखा ना, शुद्ध करने का कार्य किया जाता है। परासरण और क्लोरीन और फिटकिरी का भी उपयोग किया जाता है। हीलियम प्लस ऑक्सीजन अगर मिलते हैं तो ये गोताखोर जो लेके जाते हैं पानी में उनके लिए उपयोग किया जाता है, वो सांस लेने के लिए पानी के अंदर लेके जाते हैं। अमोनिया जल में आसानी से घुलनशील अमोनिया होता है। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस निश्चेतक के रूप में इसे ही उपयोग किया जाता है, बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O इसका फार्मूला है। जीनान स्टेंजर गैस है। हीलियम क्या है? वायुयान के टायरों में भरे जाते हैं। हीलियम गुब्बारों में भी ये गैस भरे जाते हैं जो काफ़ी ऊपर तक उड़ते हैं। अमोनिया देख लेते हैं। आश्रु गैस, लुईस, क्षार जल में आसानी से घुलनशील होते हैं। अमोनिया। ब्रोमीन जो है पीड़कहारी के रूप में उपयोग होता है, पीड़ाहारी, दर्द को मतलब वो कंट्रोल करता है। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। कास्टिक सोडा NaOH, वाशिंग सोडा Na2CO3, एप्सम साल्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग साल्ट जो है NaHCO3 और ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी प्लेट पे इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्टर्ड गैस रासायनिक आयुध है, आयुध जो है ये रासायनिक युद्ध के समय इसको यूज किया जाता है, मस्टर्ड गैस। मीथेन छापे खाने की स्याही बनाने में प्रयुक्त। मीथेन हम लोग ऊपर सब कुछ पढ़े हैं, बस एक नज़र देखिए, याद रहे। एथेफान कच्चे फलों को पकाने के, एथेलीन है, एथेलीन कच्चे फलों को पकाने के लिए। एथेफान है कि नहीं ये मुझे देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन अगर ये दोनों गैस मिक्स किए जाते हैं तो गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। एथिल एल्कोहल शक्कर के किण्वन से निर्मित होते हैं। आइसोप्रीन जो है वो प्राकृतिक रबर का बहुलक पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त होते हैं, आइसोप्रीन। नाइलॉन कृत्रिम बहुलक होते हैं, नाइलॉन जिसे हम बोलते हैं। पॉलीथीन एथिलीन का बहुलक होता है। बुलेट प्रूफ पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, थर्मोप्लास्टिक का बना होता है। तो सब इसमें से जितने हैं कोई ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया है, सब आए हैं और अच्छे खासे आए हैं, तो इन्हें सब बार बार देखें क्योंकि मैच द फॉलोइंग में फंसाते हैं। लैक्टिक एसिड मांसपेशियों के थकान व अनुभव और प्लस दूध में ये पाए जाते हैं। मांसपेशियों के थकान जहाँ महसूस होता है वहाँ लैक्टिक एसिड पाया जाता है और ये दूध में उपस्थित होते हैं। एस्टिक एसिड सिरका में, साइट्रिक एसिड नींबू में, ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खन में, कार्बनिक अम्ल शीतल पेय एवं सोडा वाटर में, मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, मैलिक एसिड इंपॉर्टेंट है।
टार्टेरिक एसिड अंगूर बेकिंग पाउडर के निर्माण में होता है। ऑक्जेलिक एसिड फोटोग्राफी सोडियम थर्मोस्टेट में सिल्वर ब्रोमाइड में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। मीथेन प्लस वायु खानों में विस्फोट करने के लिए मीथेन और वायु के साथ अपक्रिया कराई जाती है। आरडीएक्स जो है वो क्या है, साइक्लोनाइट हेक्सोटेन जिसे T4 भी बोलते हैं। ऑक्टेन संख्या पेट्रोन की गुणवत्ता की माप ऑक्टेन संख्या से के द्वारा की जाती है। किण्वन बायोगैस संयंत्र में एक प्रक्रिया है किण्वन। ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य आधार घटक है, बार बार ब्यूटेन को मैच कराने के लिए देते हैं एलपीजी गैस। मर्केप्टन एलपीजी की दुर्गंध जो, हाँ ये छूट गया था, हम लोगों को मिला नहीं था, याद भी नहीं आया। मर्केप्टेन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हम लोगों को गैस की दुर्गंध आती है, क्योंकि ये जो ब्यूटेन और प्रोपेन का वो मिक्सचर होता है उसमें कोई दुर्गंध नहीं होती, दुर्गंधहीन होते हैं, इसलिए मर्केप्टेन को अलग से डाला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कहीं गैस वैस निकल रही है तो वो पता चले, नहीं तो पता नहीं चलेगी, बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा, खतरा बढ़ जाएगा। तो गैस की जो दुर्गंध आती है वो मर्केप्टेन की वजह से आती है। कौन से गैस? सिलेंडर गैस जो घर पे यूज किए जाते हैं। कोल गैस CH4 प्लस CO प्लस H2O, वाटर गैस CO प्लस H2O, CNG CH4 प्लस CO2 और गैसोहॉल क्या है? एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल, ये गैसोहॉल है। आगे देख सकते हैं, लेड टेट्रा एथिल कार के इंजन की एंटी नॉकिंग में उपयोग किया जाता है। एथिलीन ग्लाइकॉल ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहीम। फ्रेयान घरेलू प्रशीतकों के में प्रयुक्त किए जाते हैं। फ्रेयान प्रशीतकों मतलब वो घर पे जो फ्रीज वीज ठंडा करने के लिए सामान रखे जाते हैं, वो घरेलू प्रशीतक उसे ही बोलते हैं। एनिमल चारकोल कच्ची चीनी को रंग विहीन बनाते हैं। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है एस्पिरिन। पोटेशियम ब्रोमाइड शांतिकारक औषधि है, पोटेशियम ब्रोमाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ रहे हैं। वनस्पति तेल साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अपमार्जक शोधक अभिकर्ता है। नाइट्रोजन जो है वो गेहूं की उचित हरितिमा तथा उचित विकास के लिए नाइट्रोजन का उपयोग, नाइट्रोजन तो फिलहाल सभी पौधों के लिए आवश्यक है। अमोनियम सल्फेट मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। एमाइड जो है यूरिया में नाइट्रोजन का रूप है एमाइड। CO2 यूरिया उर्वरक के उत्पादन में प्रयुक्त होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एलिथ्रीन मच्छर पायरेथ्रम के लिए उपयोग किया जाता है। पोटेशियम साइनाइड जो है चूहे मारने का जहर है, इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट। चूहे मारने का जहर जो है वो क्या है? पोटेशियम साइनाइड। एल्युमिनियम फास्फाइड कीटनाशक है, ये भी कीटनाशक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। क्रुक्स कांच पराबैंगनी किरणों के अवशोषण की क्षमता के लिए होता है, ये यूपीपीसीएस 2021 में आया प्रश्न है, क्रुक्स कांच, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। जिंक ऑक्साइड यसद पुष्प में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह मित्रों हम लोगों का जो है रसायन विज्ञान का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। और जीएस दृष्टि जो घटना चक्र की इतनी अच्छी पुस्तक है उसका पूरा हम लोगों ने साइंस का जो है वो सेक्शन ख़त्म कर दिया है। बाकी बचे सेक्शन वो बराबर आते रहेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा भी हो आप लोगों का सजेशन हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों के सुझाव हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए या फिर वर्क अपना करने के लिए और बहुत अच्छे क्वालिटी से पढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। क्योंकि देखिए आपको सब तो बता देंगे, ये बुक पढ़ लो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, ये बुक पढ़ो यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कोई कभी ये नहीं बताता कि कैसे पढ़ें, इस बुक को कैसे पढ़ें कि ज़्यादा समय तक याद रहे, हम सही कर पाएँ। तो ये सारी सीरीज हमारी चलेगी, अभी आगे चलेगी। अभी तो हम ये स्टार्टिंग में सारी बुक को ख़त्म कर रहे हैं। जल्द से एक बार जो जिसके पेपर चल रहे हैं वो फटाफट देख लें, उनका पेपर ना छूटे। फिर उसके बाद हम हर टॉपिक को लेके अच्छे से बताएंगे इस टॉपिक को कैसे पढ़ें कि एक ही बार में वो पूरा तैयार रहे, फिर एग्जाम में मिस ना करें। जैसा भी लगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोगों के प्यार और स्नेह के लिए धन्यवाद।